कोई भी कंपनी कोई भी गाड़ी लॉन्च करती है तो भाई शुरू में हमारे को सब कुछ बहुत 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 अच्छा लगता है, कमियां नहीं दिखती। लेकिन समय के साथ साथ या जब लोग उस गाड़ी को खरीद लेते हैं तब पता लगता है कि भाई ये गाड़ी की अच्छाई है और ये गाड़ी की बुराई है। और टाटा की जो सियरा भाई, इसने तो वाकई में भाई साहब इतना धमाल मचाया था। मतलब इतनी हाइप जो इस गाड़ी की उठी थी ना भाई, आजकल के टाइम में भाई किसी गाड़ी की नहीं हुई। और हो भी क्यों ना भाई, ये अपने सेगमेंट से एक तो बड़ी दिखती है। कई लोगों ने मुझे ये कहा कि विक्रम भाई ये गाड़ी ना छोटी है रियल में देखने में। अरे भाई डायमेंशंस पे जाओ, सामने आके गाड़ी को देखो भाई, पूरे सेगमेंट में चौड़ी ऊंची गाड़ी है भाई ये। बाकी इस वीडियो के अंदर ना हम बात करेंगे भाई ये कि क्या आपको आज भी टाटा सियरा चूज करनी चाहिए। वाई यू चूज टाटा सियरा, आप क्यों चुने टाटा सियरा को, और क्या कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ कामयाबी है। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे होंगे और फ्रेंड्स ऑफ लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। मैं पिछले एक हफ्ते से भाई इस टाटा सियरा को चला रहा हूँ। देखो वॉकआउट्स वगैरह, फीचर्स वगैरह ये सब तो हमने आपको पहले बहुत बार बता रखे हैं, लेकिन आज हम रियल टाइम की बात करेंगे कि क्या सच में ये गाड़ी अब लेने लायक है या हो लिया टाटा सियरा का। सबसे पहले बात करते हैं भाई इस गाड़ी के लुक्स में। भाई तो लुक्स के मामले में ये गाड़ी भाई साहब सच बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। मतलब जितनी हाइप है ना भाई, मतलब जस्टिफाई करती है ये गाड़ी। और इस गाड़ी को तो भाई रेड डॉट अवार्ड भी मिला है। जो हाई एंड लग्जरी कार्स को मिलता है वो अवार्ड हमारी देसी गाड़ी टाटा सियरा को मिला है। अब इसकी जो ओवरऑल लुक है भाई, वो इंस्पायर्ड है भाई द लेजेंड टाटा सियरा से। हालांकि वो लेजेंड भाई समय से पहले आ गया और समय से पहले ही चला गया। तो पहली बात कि आपको ये गाड़ी क्यों लेनी चाहिए, बिकॉज ऑफ द साइज एंड लुक्स। इस गाड़ी की लुक्स भाई इतनी ज़बरदस्त है, जब भी आप कहीं से भी भाई गाड़ी को लेके निकलते हो एक बार बंदा मुड़ के देखता ज़रूर है कि अरे भाई साहब सियरा गई है। अगर आप देख रहे होगे जो कंपनी की लाइट्स आती हैं वो भाई आपको चेंज करानी पड़ती है मोस्ट ऑफ गाड़ियों के अंदर भाई। तो इसके अंदर भाई आपको चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। बढ़िया एलईडी सेटअप दिया गया, फॉग लैंप आपको प्रोजेक्टर एलईडी के अंदर मिलता है, तो लाइट्स की तरफ से तो आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। इसके अलावा फ्रंट में कैमरा मिलता है, पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं। और अप्रोच एंगल की बात करें तो आओ आपको मैं साइड में दिखाता हूँ। इस गाड़ी का जो व्हील बेस है वो देखो भाई आप कितना ज़्यादा है। सेगमेंट में बोल रहा हूँ मैं, सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। और व्हील्स के आगे की जो जगह होती है और पीछे का जो होता है अप्रोच और डिपार्चर एंगल, वो देखो कितना बढ़िया है इस गाड़ी का। तो ये चीज़ में भाई आप कहीं पे भी इसको ऐसे एकदम से कोई खड्डा आ जाता है, ये एकदम से कहीं स्लांट आ जाता है तो आपकी गाड़ी भाई टच नहीं होगी। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 205 mm का इसके अंदर मिलता है। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। हालांकि अब सब टक्कर में आ रहे हैं, 18 इंच सबने देने स्टार्ट कर दिए थे, टाटा ने यहाँ पे 19 इंच दिए हैं। टायर की जो साइड वॉल है ना भाई, वो थोड़ी सी मुझे कम लगी। हालांकि देखो हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी बहुत अच्छी देते हैं ये साइड वॉल, मतलब इतनी जो रहती है ना उससे गाड़ी हाई स्पीड पे ज़्यादा स्टेबल रहती है। लेकिन जो शॉर्ट ट्रिप्स होते हैं या शहर के अंदर आप जब चलाते हो एकदम से खड्डा आता है, गड़ आता है थोड़ा सा। हालांकि इसका सस्पेंशन बहुत ज़बरदस्त है। टाटा की ओवरऑल सभी गाड़ियों का जो सस्पेंशन है वो तो भाई टॉप नॉच रहता है। इसके अंदर आपको फ्रंट में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिलता है और रियर में सेमी इंडिपेंडेंट मिलता है विद एफटीडी। वो अपर वेरिएंट्स पे एफटीडी मिलता है। तो सस्पेंशन के मामले में बहुत ज़बरदस्त है। चारों डिस्क ब्रेक आपको मिलते हैं। बेस वेरिएंट से इसके 17 इंच के व्हील्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और प्योर प्लस वेरिएंट से भाई वहाँ आपको इसके अलॉय व्हील्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो 17, 18, 19 अलग अलग वेरिएंट्स के हिसाब से अलग अलग अलॉय व्हील्स रखे गए हैं। और बेस वेरिएंट में तो आपको तो स्टील भी मिलेंगे, वहाँ अलॉय व्हील्स की चेष्टा ना करें आप। तो देखो 19 इंच का फ़ायदा भी है और थोड़ा सा नुकसान भी है। अगर आपकी हाईवे रनिंग ज़्यादा है तो फिर ये ठीक है, और अगर आपकी सिटी ड्राइविंग है, थोड़ा सा कंफर्ट ज़्यादा लेना चाहते हो तो फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि जो 18 इंच वाला या 17 इंच वाला वेरिएंट है वो भी सही है। ORVM तो सेम है भाई। ORVM लगभग सारी टाटा की गाड़ियों के भाई, चाहे आप पंच पे चले जाओ, नेक्सॉन चले जाओ, आपकी हैरियर सफारी सब में यही ORVM मिलता है। एक चीज़ बहुत अच्छी है देखो इस गाड़ी के अंदर, हालांकि इसका एक फ़ायदा है नुकसान दोनों चीज़ है। नुकसान तो थोड़ा ही है, यहाँ पे आपको देखो वो डोर बिडिंग नहीं मिलती, इनबिल्ट है भाई डोर बिडिंग। तो डोर बिडिंग के ख़राब होने का वो नहीं, और अच्छी भी लगती है भाई, सुंदर दिखती है। लेकिन यहाँ ना डस्ट जमा हो जाती है इसमें, इस एरिया में, तो वो आपको साफ़ करने के लिए या तो वॉश करनी पड़ेगी या फिर अपना हवा वैक्यूम वगैरह आपको इसके लिए रखना पड़ेगा। फ्लश डोर हैंडल्स आपको यहाँ मिलते हैं, लेकिन पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे फ्लश डोर हैंडल्स पसंद नहीं है। अब मान लो मेरे हाथ में सामान है, ठीक है, मैं अगर पुल वाला होगा तो यहाँ से उंगली डाल के मैं खींच सकता हूँ, लेकिन भाई दोनों हाथों में सामान तो मैं इसको खोलूँगा कैसे?
ये अभी तो चलो मेरे हाथ में वैसे सामान नहीं है, अभी मैं आज सुबह की ही बात कर रहा था। अब मैं कल की ही बात थी, मेरे हाथों में सामान था और मैं इसको खोल नहीं पाया, तो पहले मुझे सामान थोड़ा सा यहाँ रखना पड़ा ऐसे, फिर मैंने इसको पुश किया और फिर दरवाज़ा खोला। हालांकि अब इन डोर हैंडल्स को थोड़ी सी आलोचना ज़्यादा मिल रही है हर कंपनी में, ठीक है, और बाहर के देशों में तो भाई इसको बैन भी किया जा रहा है कि फ्लश डोर हैंडल्स नहीं होने चाहिए। तो ये पर्सनल चॉइस है भाई, मुझे थोड़े से कम पसंद है। उसके अलावा जो क्लैडिंग्स हैं वो सारी आपको पियानो ब्लैक के अंदर मिलती हैं, तो जो बाद में अपने को पियानो ब्लैक करानी पड़ती थी या बॉडी कलर हम कराते थे, वो काम टाटा ने ही करके दे दिया। आप इसका बेस मॉडल भी लोगे ना भाई, उसमें अलॉयज और छोटी मोटी एक्सेसरीज भी लगा दोगे ना, लाइट्स तो सेम है ही, इसकी बेस वेरिएंट से आपको सेम एलईडी मिलती है, फॉग लैंप सेट कर दो, कोई बता नहीं सकता कि गाड़ी बेस वेरिएंट जा रहा है। अब रियर के मामले में बात पता है क्या है, टाटा ने वही चीज़ रखी है कि जैसे सिएरा का था। हालांकि स्टपनी यहाँ पे ऐड नहीं हुई है, अगर स्टपनी थोड़ी सी ऐड हो जाती तो लगभग सेम लुक रहती, लेकिन उस गाड़ी के डायमेंशन में और इस गाड़ी के डायमेंशन में फ़र्क है। वो एक 3 डोर एसयूवी थी और उस टाइम पे थोड़ा सा इसलिए नहीं चली क्योंकि भाई प्रैक्टिकल नहीं था। आज भी आप देखो, हम थार लेते हैं तो थार रॉक्स थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिकल है कि बंदा उसमें कम से कम पीछे आराम से बैठ तो सकता है, थार में नहीं बैठ पाता। और दूसरा ये है कि भाई इसका जो टेल गेट है वो ऊपर की तरफ खुलता है, और अगर यहाँ पे स्टेपनी लगा देते तो भाई ये टेल गेट ऊपर नहीं खुल पाता, बहुत भारी हो जाता। अब टाटा ने भाई बेस वेरिएंट से ही आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट दिया है, ये थोड़ा सा और ऊपर भी जाना चाहिए था। अब मेरी हाइट 6 फीट है, मेरा पूरा ही पूरा टच होता है ये। बूट स्पेस की बात करें तो भाई 622 लीटर का बूट स्पेस है। हालांकि वो जो 622 लीटर का है ना, ये देखो, ये ट्रे यहाँ आप ऐसे रख सकते हो, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का वो 622 लीटर है, और भाई अच्छा खासा स्पेस है, मतलब मैं इसके अंदर बैठ सकता हूँ आराम से तसल्ली से चौकड़ी मार के। स्टेपनी आपको गाड़ी में नीचे देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपका सिर्फ नॉर्मल फ्लोर है, ऊपर आपको यहाँ दिया गया है, और यहाँ पे आपका ये टूल वगैरह और जैक वगैरह ये सिस्टम आपको यहाँ पे मिलेगा। 12 वोल्ट एक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्पेस के मामले में तो दिक्कत है ही नहीं, स्पेस के मामले में ना टाटा की किसी गाड़ी में दिक्कत नहीं आती है। और वाइपर आपको यहाँ ऊपर अंदर देखने को मिलेगा, हिडन है, ऊपर स्पॉइलर के अंदर आपको यहाँ है, ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिलेगा, पैनोरामिक सनरूफ मिलती है आपको गाड़ी में, और इतनी बड़ी सनरूफ है भाई इसकी, और आगे से कम पीछे तक ज़्यादा जाती है। वो जब हम गाड़ी के अंदर बैठेंगे तब आपको बताऊंगा। कमियों की बात करें तो लुक्स में मुझे कोई कमी नहीं लगती भाई। फिट फिनिश की भी बात करें तो उसमें भी भाई टाटा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। पैनल गैप्स आपको हल्के फुल्के ज़रूर दिखेंगे, लेकिन जितने पहले दिखते थे उतने नहीं देखने को मिलेंगे। हालांकि देखो, जैसे ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हैरियर में भी गड़बड़ रहता है, हैरियर हुई, सफारी हुई, यहाँ पे देखो ये अलाइनमेंट थोड़ी सी आपको अच्छे से नहीं मिलेगी। यहाँ के पैनल गैप्स सही हैं, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं, यहाँ थोड़ा सा हल्का फुल्का आ गया, तो ये नेग्लिजिबल है। पहले बहुत ज़्यादा होते थे, अब जो पैनल गैप्स हैं वो नेग्लिजिबल हैं। पेंट क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। पियानो ब्लैक वाले पार्ट्स, जो प्लास्टिक पार्ट्स हैं, उनकी क्वालिटी भी बहुत बेहतर की गई है। धूप बहुत ज़्यादा होगी गाड़ी के अंदर चलते, और भाई मैंने पहले से ही जो अपनी बैटमैन की छतरी आती है वाइन वॉल की, वो लगा दी थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जब हमारी गाड़ी धूप में एक्सपोज होती है ना, सबसे ज़्यादा गर्मी विंडशील्ड से जाती है। और यहाँ पे भाई ये जो छतरी है ये आपकी गर्मी को अंदर नहीं आने देती, बाहर ही निकाल देती है, तो ये तो भाई मस्ट बाय है। अब देखो, मैं गाड़ी के अंदर आके बैठा हूँ ना, सामने से धूप नहीं आ रही। कई बार ऐसा हो भी जाता है कि हम गाड़ी के अंदर बैठना चाहते हैं, सामने से धूप आ रही होती है, उस टाइम आप ये छतरी ला सकते हो, आपकी प्राइवेसी भी कर देगी और धूप से भी आपको बचा देगी। और साथ ही साथ गाड़ी के अंदर भाई साहब गर्मियाँ आ गई हैं, इन्वॉल्व का सिट्रस भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर जो आपको सिट्रस लाइम के जो फ्रेश नोट्स मिलते हैं ना, जस्ट लाइक जैसे हम लेमनेड पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, गर्मियों में आपकी गाड़ी का नींबू पानी इन्वॉल्व का सिट्रस है। तो जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठोगे आपको फुल रिफ्रेशनेस फील होगी। तो आगे बात करते हैं गाड़ी की अच्छाइयों और बुराइयों की, और आप जाइए इन्वॉल्व योर सेंसेस के ऑफिशियल वेबसाइट पे, या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को भी स्कैन करके आप डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे जा सकते हो। बाकी लिंक और कूपन कोड दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी दे सकते हैं, तो देर किस बात की, फटाफट जाओ, क्लिक करो और ले लो। तो जैसे हम गाड़ी के अंदर आते हैं भाई, आपको यहाँ पे इतना प्यारा सा ये स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, और ये जो पियानो फिनिश में आपको मिलता है ना, पियानो ब्लैक फिनिश में, इसको आपको भाई या तो PPF वगैरह या आजकल इनके गार्ड वगैरह आते हैं, वो आपको लगवाना पड़ेगा, नहीं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हल्के हल्के के सोल मार्क्स भाई इसके ऊपर आ जाएंगे। तो इसको प्रोटेक्ट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आजकल देखो चीज़ें आपको मिलती हैं
पियानो ब्लैक मिलता है थोड़ा सा प्रीमियम दिखने के लिए, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चीज़ें करनी पड़ती हैं भाई। यहाँ पे इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो हो गया। डैशबोर्ड में आपको भाई 3 स्क्रीन, हालांकि 3 स्क्रीन का मैं इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, मेरे लिए तो भाई 1 और 2 स्क्रीन ही भाई मोर देन सफिशिएंट रहती हैं। हेड अप डिस्प्ले का भी मैं कोई सेंस नहीं मानता कि कोई खास ज़रूरत रहती है। जब सामने आपकी ये स्क्रीन दे रखी है तो हेड अप डिस्प्ले का कोई औचित्य नहीं बनता है। एसी की बात करें, एसी बहुत अच्छा है, इफेक्टिव है एसी। वेंटिलेटेड सीट अगर मैं अपनी गाड़ी की ऑन करूं, 1-2 बार मुझे क्या दिक्कत आई है कि नीचे से तो ठंडी हवा आ रही है और बैक में से गर्म हवा आ रही है। पता नहीं है मेरे साथ कैसे हुआ, 1-2 बार मेरे साथ हुआ है ये सीन। पता ना भाई, अगर आपके पास टाटा सिएरा और आपके साथ भी ये चीज़ घटित हुई है तो। बाकी टाटा में तो मैं ये चीज़ रेज करूँगा कि ऐसा क्यों हुआ कि नीचे से ठंडी हवा आ रही है और बैक में से गर्म आ रही है। बैक बिल्कुल गर्म हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसको बंद किया और जब मैं गाड़ी से उतर के गया और दोबारा जब आके बैठा तब तक ये प्रॉब्लम ठीक हो गई थी। तो ये तो भाई हमारे टाटा महिंद्रा में चलता है, शट डाउन कर दो फिर दोबारा चला लो, ठीक हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे तीनों स्क्रीन के अंदर कोई ग्लिच मुझे देखने को नहीं मिला है भाई। 7 दिन 1 हफ्ता बहुत समय हो जाता है, डेली मैं इसी को ही चला रहा हूँ चेक करने के लिए कहीं कुछ मुझे कमी मिले। देखो अच्छाइयाँ तो हमें सबको पता होती हैं, लेकिन कमियाँ भी तो पता होनी चाहिए ना कि क्या कमी है गाड़ी के अंदर। तो कमियों की बात करें तो भाई मेरे को यहाँ पे ग्लिच कोई नहीं आया। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। अच्छा, सीटिंग कंफर्ट की बात करूँ तो सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि ये पियानो ब्लैक नहीं होना चाहिए, तो भाई एक बात बताओ ना, रफ टफ आप गाड़ी ले रहे हो, थार रॉक्स जैसी है, हाइलक्स जैसी है, उनमें तो चलो ये मैट चलता है प्लास्टिक, लेकिन यार यहाँ तो यार ये देखो चाहिए। इसका भी भाई आप लेमिनेट करवा सकते हो, पीपीएफ वगैरह करा लो। अब एक चीज़ यहाँ आपको कमी बताऊंगा, लेकिन जब वो ड्राइव पे चलेंगे उससे मैं बताऊंगा। ये जो टच पैनल है ना, ये बटन्स में कन्वर्ट होना चाहिए। ये मुझे समझ में नहीं आया। हर बार जब भी मुझे कुछ ना कुछ करना हो, मान लो मेरे को गाड़ी का डोर लॉक अनलॉक करना है, उस समय पे मुझे प्रॉपर देखना पड़ता है भाई। मतलब बगैर देखे मेरे को बटन से फील नहीं होता कि बटन तो है ही नहीं ना भाई। बटन का टच है वो भाई चाहिए अपने को। इसके अलावा सॉफ्ट टच लेदर जो है, यहाँ पे आपको साउंड बार दे रखा है, तो ये सारी चीज़ें तो भाई सही हैं, सही परफेक्ट चल रही है। म्यूज़िक बहुत अच्छा है गाड़ी का, बढ़िया से काम कर रहा है। डोर वाइज़र पे आपको बढ़िया यहाँ पे लाइट वगैरह मिलती है, एक्सटेंडेबल आपको ये मिलता है, ठीक है। लाइट्स बढ़िया दे रखी हैं। सनरूफ की बात करें, अभी देखो धूप है, आप देखो ड्राइवर नहीं देखता ऊपर, ठीक है, लेकिन आप पीछे देखो, वो लास्ट रो तक जाएगी, पीछे बूट तक जाती है भाई। क्योंकि जो बंदा पीछे बैठेगा ना भाई, उसको तो व्यू चाहिए ना, तो उसका व्यू आना चाहिए तगड़ा। क्योंकि हमारी आंखें सिर्फ सामने ही देखती है, हमारी आंखें साइड में भी देखती है। हमारी गाड़ियों का व्यूइंग एंगल होता है, हमारा भी देखने का व्यूइंग एंगल होता है। तो जो बड़ी सनरूफ है, इसका आप फ़ायदा ये ले पाओगे कि आपको व्यू बहुत अच्छा मिलेगा और गाड़ी एरी एरी फील होती है। वैसे एरी तो वैसे भी है क्योंकि गाड़ी के अंदर डार्क इंटीरियर्स नहीं है, और यही एक अच्छी बात भी है। सीट्स का अगर फैब्रिक की बात करें तो प्रॉपर आपको परफोरेटेड यहाँ देखने को मिलती है। एक्सटेंडेबल जो थाई सपोर्ट दिया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई। लंबी ड्राइव पे आप अपना आराम से बैठ के चलते हो ना भाई, इवन ड्राइवर के यहाँ भी आप देखो तो यहाँ पे भी आपको एक्सटेंडेबल मिलता है। किसी को नहीं चाहिए तो अपना पीछे कर दो, नहीं तो एक्सटेंड करके अपना आप थाई सपोर्ट। देखो थाई सपोर्ट कहने की बात होती है कि क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन भाई अगर आपकी थाइस को आराम मिलता है ना, चाहे आप बैठे हो चाहे चला रहे हो, बहुत फ़ायदा मिलता है भाई, रिलैक्स मिलता है मसल्स को। टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ मिलता है, पैडल शिफ्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, एडास लेवल 2 आपको यहाँ मिलता है, ऑटो डिमिंग IRVM आपको यहाँ मिलता है। एक चीज़ थी कि ये कहा जा रहा था कि यार ये देखो ये बहुत हिलता है, भाई देखो कमी इसमें नहीं है। प्लास्टिक ने जितना कंट्रोल करना चाहिए था, मतलब जो होल्ड करना चाहिए था, जितने लॉक स्क्रू जो दे रखे हैं, वो नहीं हिल रहे इसके। अब यहाँ पे भाई ये डिज़ाइन ही ऐसा है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे ये अगर ऐसे बंद कर रखा होता, पूरा बंद होता है ऐसे, तो डिज़ाइन लैंग्वेज ख़राब होती है, ठीक है। अब डिज़ाइन भी चाहिए, सुंदरता भी चाहिए है, और मजबूती के मामले में सही है। देखो हल्का सा मैंने टैप किया, ये टैप से चलते हैं इसके ORVM फोल्ड अनफोल्ड, ठीक है। यहाँ से लॉक करके ये प्रॉपर काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मोस्टली हमने तो यहाँ से दरवाज़ा बंद करना है ना। कई लोग क्या कर रहे हैं, कई लोग ना यहाँ से पकड़ के खींच रहे हैं। यहाँ से क्यों पकड़ते हो भाई, यहाँ से पकड़ोगे तो हिलेगा ही, और प्लास्टिक है भाई, ज़्यादा ही खींच दोगे तो हाथ में भी आ जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा टेरेन मोड्स, बूट ओपनिंग, स्पोर्ट्स मोड और ऑटो होल्ड आपको यहाँ दिया गया है। देखो टेरेन मोड में चेंज करूँगा, ये नॉर्मल पे चला गया, ये टेरेन मोड में वेट पे चला गया, ठीक है जी, और ये रफ पे। चलो वापस इसको नॉर्मल पे कर देते हैं। अब देखो मैंने अपना फ़ोन ना यहाँ पे चार्जिंग करने के लिए रखा हुआ है, लेकिन ये हिलता रहता है।
ये प्रॉपर होल्ड नहीं करता, जिस वजह से जो आपकी वायरलेस चार्जिंग है वो इंटरप्ट होती है बार बार। हालांकि ये इसलिए दे रखा है कि हर साइज़ का फ़ोन इसके अंदर आ जाए, लेकिन हिलता है भाई, ये बहुत हिलता है। देखो देखो अभी चार्ज पकड़ ही नहीं रखा इसने, ठीक है। ये देखो कई बार पकड़ता, कई बार नहीं पकड़ता। लिटिल टाटा थिंग्स। उसके अलावा भाई आपको यहाँ पे कप होल्डर्स मिलते हैं। यहाँ पे हमने अपना कार परफ्यूम रख रखा है, ये माइक्रा यहाँ पे प्लेसमेंट है। उसके बाद 2 टाइप सी आपको यहाँ मिलते हैं, एक 65 वोल्ट मिलेगा, एक नॉर्मल आपको मिलेगा। अच्छा खासा ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है, ठीक है जी। पेपर्स वगैरह पड़े गाड़ी के अंदर। इसमें एडजस्टेबल सीट बेल्ट आपको यहाँ मिलती है। बाकी फिट फिनिश की बात करोगे तो अंदर भी भाई अच्छी ही फिट फिनिश है इस गाड़ी के अंदर। तो आपको एम्बिएंट लाइट्स वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती हैं टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स में। हालांकि एडवेंचर प्लस से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, एम्बिएंट लाइट्स वगैरह। अब एक बार पीछे चलता हूँ, पीछे के बारे में बताते हैं, फिर जब ड्राइव पे चलेंगे जब आपको इसकी कमियां गिनवाना शुरू करूँगा, अभी बाकी है। अब भाई जो आगे वाली सीट है वो मेरे हिसाब से सेट है, और मेरी हाइट आपको पता है 6 फीट है, उसके बाद भी नी रूम देखो। इस गाड़ी के अंदर सबसे ज्यादा नी रूम आपको मिलता है, और बीच में भी बंदा भाई आराम से यहाँ बैठ सकता है, क्योंकि जो इसका सेंटर हम्प है, ये यूं कहे सेंटर टनल है, वो हाइट पे है ही नहीं, नेग्लिजिबल है, बिल्कुल फ्लैट है भाई। तो इस गाड़ी की जो चौड़ाई है जिसकी मैं बात कर रहा था, तो ये जो गाड़ी लंबी चौड़ी हाइट में ऊंची बनाई गई है ना, वो इसीलिए कि भाई गाड़ी के अंदर आपको बढ़िया से स्पेस मिले, कंफर्ट मिले, आप जो राइड करें गाड़ी के अंदर वो आपकी क्वालिटी से भरपूर हो। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको यहाँ मिलते हैं, आर्मरेस्ट मिलता है आपको विद कप होल्डर। उसके बाद अगर आप बीच में बैठते भी हो तो यहाँ पे सॉफ्टनेस है, ऐसा नहीं है कि साइड वाले बंदे को ही सॉफ्टनेस मिलेगी, बीच वाले बंदे को भी सॉफ्टनेस मिलेगी। भाई धूप बहुत ज़्यादा आ रही है, मैं कह रहा था देखो सनरूफ मोस्टली गाड़ी में यहाँ ख़त्म हो जाती है, इसकी भाई पीछे तक जाती है, तो गाड़ी और ज़्यादा एरी लगती है। इसको भाई फ़िलहाल बंद कर देता हूँ मैं, ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा आगे से बचा हो रहा है। उसके अलावा पीछे आपको एसी वेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, हालांकि इनका कंट्रोल आगे से ही रहेगा। बॉस मोड आपको मिलता है, ठीक है जी। यहाँ पे फ़ोन रख दीजिए, सेम 2 टाइप सी के चार्जिंग आपको यहाँ पे मिलेंगे। पीछे आपको छोटी छोटी पॉकेट्स दी गई हैं, यहाँ आपके मोबाइल पॉकेट्स भी हैं। यहाँ पे ये कनेक्टेड है, देखो पूरा, यहाँ नहीं हिल रहा उतना, वो डिज़ाइन लैंग्वेज ही ऐसा है भाई, ठीक है। और यहाँ पे भी आप अपना फ़ोन रख सकते हो, मैं आपको रख के भी दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे भी आप अपना फ़ोन रख सकते हो। और एक चीज़ बहुत अच्छी है कि बेस वेरिएंट से आपको यहाँ कर्टन दिया गया है, ठीक है, सही है, क्वालिटी अच्छी है, ड्यूरेबल है, फ्लेक्सिबल है, टूटेगा नहीं। जो वापस आ गया हूँ ड्राइविंग सीट पे, अब ड्राइव का आनंद भी लेंगे और जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो कमियों का भी बताऊंगा। सबसे पहले देखो, ये लैंड रोवर से ड्राइव्ड इनका गियर लीवर है, सही बात है भाई, लेकिन ये कई बार आप ऐसे करते हो ना, नहीं काम करता। अभी कर गया, देख लो, कैमरा ऑन था ना भाई, सीधा D1 में गया, ये देखो। अरे भाई ये तो रिवर्स में भी चला गया, ये देखो नहीं जा रहा, ये देख लो, अब गया प्रॉपर। तो ये देखो, जाना ऐसे भी चाहिए, अब रिवर्स में गया, न्यूट्रल। ये इसकी भाई कमी मेरे को लगती है। मेरे को भाई सच बताऊं, जो प्रॉपर लीवर होता है ना वो ज़्यादा पसंद है। आप बताना आपको ये वाला ज़्यादा पसंद है या प्रॉपर लीवर वाला पसंद है। दूसरा, मान लो आपकी गाड़ी पार्किंग में है, ठीक है, और आपने लगाया इसको D में, ठीक है जी, लगी गाड़ी D में। जब आप लेके निकलोगे ना, ये देखो, भले आपने सीट बेल्ट लगा रखी है, एक झटका सा लेती है। देखो अगर आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाए तो अच्छी बात है इसकी, लेकिन भाई जब आप नई नई लेके चलोगे और आप कंजस्टेड प्लेस में कहीं पार्क करते हो, या घर पे भी ऐसे कि भाई गाड़ी खड़ी हो गई, आगे पीछे जगह कम है, तो भाई झटका सा एकदम से लगता है। तो एक प्रॉपर इसका हैंड ब्रेक हटाने का, यहाँ पे डमी स्विचेस है, यहाँ पे दे सकती है कंपनी, तो यहाँ पे एक डमी स्विच के अंदर भाई प्लेसमेंट कर देनी चाहिए इसके इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक की। हालांकि इसका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आप हटा भी सकते हो, मैंने पहले भी जो रिव्यू किया था उसमें बताया था, वो कैसे एक बार दोबारा फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, गाड़ी मैंने खड़ी करी, P में डाला, हैंड ब्रेक एंगेज हो गया, ठीक है जी, पार्क ब्रेक अप्लाइड, डन। उसके बाद क्या करना है, इसको हल्का सा होल्ड करके रखो, हट गया, चला गया ना हैंड ब्रेक का साइन वहाँ से। उसके बाद आप इसको D पे लगाओ, फिर झटका नहीं आएगा। और सीट बेल्ट लगी होनी चाहिए, दरवाज़ा बंद होना चाहिए, उसके बाद ही ये काम करता है भाई। ये देखो, अनइवन सी मतलब नॉइज़ कई बार आ जाती है। मेरे पास जो ये इंजन है आज की डेट में, ये मैं चला रहा हूँ 1.5 टर्बो पेट्रोल, जो आपको पावर देता है 160 PHP, 250 Nm का आपको टॉर्क मिलता है गाड़ी के अंदर। चलाने में इंजन मज़ेदार है, देखो पंजा दाबो, पावर मिलती है, लेकिन इसके अंदर भी हल्का सा टर्बो लैग तो है, मज़ा है चलाने में। और एक सच कहूँगा भाई, नेचुरल एस्पिरेटेड जो इसका इंजन है,
मत लेना भाई, बिल्कुल मत लेना। जो लोग बेस वेरिएंट लेना चाहते हैं, जिनको बेस वेरिएंट लेने की इच्छा है कि भाई हाँ हमारा रिक्वायरमेंट का जो है उतने में ठीक काम चल रहा है, हमारे को नहीं लेना अपर वेरिएंट, तो भाई उसमें आप डीजल ले लेना, मत लेना भाई साहब पेट्रोल। उस इंजन को भाई साहब चलाओगे ना, इतना लथार्जिक इंजन है वो, बहुत ज़्यादा। मेरे बहुत से दोस्तों ने चलाया है और भी मेरे जो ऑटोमोबाइल क्रिएटर्स भाई हैं उन्होंने भी चलाया है, किसी को भी समझ में नहीं आया भाई वो इंजन। हालांकि जो उसका टॉर्क है वो बहुत कम आरपीएम पे, 2000 आरपीएम के आसपास आपको मिल जाता है अच्छा खासा टॉर्क, लेकिन वो फील नहीं होता गाड़ी में चलाते टाइम। यहाँ पंजा आज दबाओगे गाड़ी कल चलेगी, वो वाली फील आएगी। मतलब ओवरटेक करना है, गाड़ी का चलाने का मजा लेना है, नहीं आएगा भाई। अपर वेरिएंट्स ले रहे हो तो वहां तो देखो भाई, आपको ये एडवेंचर प्लस से आपका स्टार्ट हो जाता है, आपका 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल की लोअर वेरिएंट्स में आपको मिलता नहीं है। और अगर आपको लोअर वेरिएंट्स लेने हैं तो फिर तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप फिर डीजल के ऊपर चले जाओ। डीजल इंजन इसका बहुत बढ़िया, ऑलरेडी आपकी टाटा कार में भी पहले आता था वो इंजन, तो उस इंजन में दिक्कत नहीं है, वो आपका बढ़िया चलता है, बढ़िया माइलेज भी देगा। अब माइलेज की बात आई है, अब इस महाराज को मैं चला रहा हूँ, ठीक है जी। मैं आपको इसका ट्रिप मीटर दिखाता हूँ, तो ये कमी अब तक दूर नहीं हुई है, मे बी ये गाड़ियाँ पहले वाली ही हैं। तो ये देखो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 8 से नीचे नहीं दिखाएगा ये, ठीक है जी। बेस इसका 8 है, 8 पे आके रुक जाता है। ट्रिप भी ये भी इतने पे ही हो गया, ठीक है, वो 53 किलोमीटर। हालांकि चला तो मैंने इससे ज़्यादा ली थोड़ी थोड़ी, आपके ड्राइविंग पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल हल्के पंजे से इस इंजन को अगर सिटी ड्राइविंग में चलाओगे तो ही ये माइलेज देगा, और वो भी सिंगल डिजिट या 10 तक आएगी भाई। यहाँ से मैं अगर दिल्ली जाता हूँ और मुझे फ्री फ्लो, मतलब जैसा अभी एक आधी गाड़ी दिखेंगी, उतना ट्रैफिक मिलता है, तो मुझे 12.5 13 12.5 13 का माइलेज मिलता है, वो भी लाइट फुट पे। अगर मैंने पंजा दबाया, ओवरटेक करने की कोशिश की ऐसे, मतलब भगा भगो के ये वो कर रहा हूँ, मैं फन ले रहा हूँ गाड़ी से, सिंगल डिजिट आएगी भाई आपकी माइलेज। अब तो बिल्कुल भी उम्मीद मत करना कि आपको 10 से ऊपर एवरेज देगा। 8 9 9.9 9.5 ये माइलेज देता है भाई, तो सिंगल डिजिट रहेगी। तो माइलेज अगर आपका कंसर्न है कि मुझे माइलेज चाहिए इस गाड़ी से, फिर तो आप सिर्फ और सिर्फ डीजल इंजन लो भाई इसका, फिर मत लो। इसकी माइलेज आपको 17-18 मिलेगी, हाईवे के ऊपर मिलेगी, एक्सप्रेस वे पे मिलेगी, लेकिन एक्सप्रेस वे की जितनी लिमिट होती है उतनी नहीं होनी चाहिए। गाड़ी होनी चाहिए आपकी 80-90 के आसपास, 80-90 की स्पीड रहेगी गाड़ी आपकी, फिर अच्छा माइलेज दे देगी। क्योंकि मैंने इस गाड़ी से 17.5 का माइलेज निकाला है भाई। मैं इसको एक्सप्रेस वे पे लेके गया था, वहाँ मैंने चलाया, इसको टेस्ट किया, रात के समय पे भी चलाया, छोटा मोटा जो ट्रैफिक आ जाता है एक्सप्रेस वे पे उतने पे भी मैंने इसको चलाया। हालांकि रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं उस साइड, मैं आनंद लेता, मैं प्रॉपर मैं बताता रहा हूँ ना, 5-7 दिन मैंने इसको चलाया है, देखा है, फील किया है कि क्या अच्छा आ रहा है, क्या बुरा आ रहा है, कैसे गाड़ी परफॉर्म कर रही है, कोई दिक्कत आ रही है या कोई दिक्कत लंबे समय तक है, तो वो सारी चीज़ें। सस्पेंशन के मामले में एक नंबर, राइड क्वालिटी बहुत बढ़िया, कॉर्नरिंग बहुत बेहतर है, बॉडी रोल नहीं है गाड़ी के अंदर। देखो जो हाइट है उस हिसाब से देखो, आप शार्प कट्स मारोगे, कॉर्नरिंग करोगे उस टाइम पे तो देखो भाई वो तो बंदा जाएगा ही मोशन में, इधर उधर होगा। उसके अलावा बॉडी रोल नहीं, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी मोनोकोक पे है, ठीक है। देखो कितने प्यार से ब्रेकर्स पे निकली है, और इन्हीं रंबर स्ट्रिप्स पे अगर आप स्पीड से भी निकल जाओगे ना फिर तो पता ही नहीं लगता। इनकी भी एक स्पीड होती है ना, तो 60 से ऊपर हो फिर तो निकल जाओ, पर शहर के अंदर तो मैं नहीं निकल सकता ना भाई ऐसे। तो राइड क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सस्पेंशन बहुत बढ़िया है, सिटिंग बहुत बढ़िया है। अब मेरे हिसाब से जो मेन कमी रहती है ना भाई, वो मैं तो देखो जैसे चलाने का शौकीन हूँ, भाई चलाने में मज़ा नहीं आया तो फिर क्या मज़ा। तो मेरे को लिए तो भाई इंजन बहुत मायने रखता है। मैनुअल जो इसका 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड है, उसमें फिर भी आप थोड़ी जद्दोजहद करके गाड़ी को भगा लोगे डाउन शिफ्ट मार के, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा आपकी है कि मेरी रनिंग ही बिल्कुल कम है, फिर मैं क्या करूं, फिर तो देखो आपकी मजबूरी है वो लेना। लेकिन अगर आप उसका ऑटोमेटिक लेते हो, अब डीजल और इस टर्बो पेट्रोल में तो आपको टॉर्क कन्वर्टर मिलता है, लेकिन नेचुरल एस्पिरेटेड में भाई आपको मिलता है डीसीए। जैसे वो इंजन लथार्जिक है, वैसे ही टाटा का वो गियर बॉक्स भी लथार्जिक है, बहुत लेजी गियर बॉक्स है भाई, बहुत ही ज़्यादा। ऑलरेडी टाटा के एल्ट्रोज में भी आता है, उसमें फिर भी थोड़ा बहुत ठीक परफॉर्म करता है, लेकिन नहीं आता भाई मज़ा उसको। कहने का डीसीए है वो, डुअल क्लच ऑटोमेटिक, वो डीसीटी वाला डीसीए नहीं है, कहीं आप उसको उस चीज़ से कंपेयर करो तो। अच्छा, जब आप गाड़ी चलाते हो ना भाई, पूरी राजा वाली फीलिंग आती है। बोनट के आपको एजिस दिखते हैं, स्ट्रेट है ना सामने से, तो आपको आराम से मतलब मनूवर करने में दिक्कत नहीं आएगी, आप एडजस्टमेंट्स वगैरह जल्दी ही गाड़ी की समझ जाओगे। और पूरी भैया आहा फीलिंग एक प्लस सेगमेंट की आती है,
मतलब आप जिस सेगमेंट की सी सेगमेंट की एसयूवी ले रहे हो, इससे एक अपर सेगमेंट वाली फील आएगी। क्योंकि भाई देखो गाड़ी खुली डुल्ली कितनी है यार, है पूरी चौड़ी गाड़ी है। मतलब डी सेगमेंट की आप एसयूवी से मान सकते हो कि स्पेस के मामले में तो भाई बिल्कुल टक्कर है। साइज में भी आप यूँ मानो, हाइट में भी टक्कर है, चौड़ाई में भी टक्कर है, और लंबाई में तो देखो नहीं है, वो थोड़ी ज़्यादा लंबी होती है। जैसे शुरुआत में लोगों ने भाई इसको नाम दिया था, और टाटा भी चाह रहा था मिनी डिफेंडर, तो भाई है ये, ठीक है। हालांकि डिफेंडर भाई ऑलवेड आसपास है कोई डिफेंडर, मतलब देख रहा हो तो भाई नहीं, आसपास कोई डिफेंडर वाला नहीं है। या भाई साहब टाटा सियरा चल रही है, डिफेंडर क्या करेगी आसपास आके। तो ये थी भाई कमियां, छोटी कह लो बड़ी कह लो, जो थी इसके अंदर जो जेन्युइन थी वो मैंने बताई। हालांकि सोशल मीडिया पे आपने बहुत सारी देखी होंगी कि किसी का इंजन चेंज करना पड़ गया, किसी के कहीं कोई दिक्कत आ गई, किसी में कुछ आ रही है, किसी का टीपीएमएस कर रहा है दिक्कत, किसी कुछ। तो भाई देखो कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो उसमें भाई छोटे मोटे, इवन हम खासकर जब हम टाटा महिंद्रा की बात करते हैं तो फर्स्ट लॉट में छोटा मोटा रहता है, उसके बाद ये उसमें करेक्शन कर देते हैं। टाटा की सियरा जहाँ बन रही है, नया प्लांट है, नई असेंबली लाइन है। हालांकि टाटा ने अब तो प्रोडक्शन भी बढ़ा दी है, 30,000 से ऊपर गाड़ियाँ बिक चुकी हैं ऑलरेडी टाटा की 3 महीने में। तो अब तो इन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा दी है, पहले इन्होंने इतनी प्रोडक्शन नहीं रखी थी, और थोड़ा सा अब ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा है गाड़ी के ऊपर। रोहित भाई की भी मैंने वीडियो देखी थी, उनका ये एयरबैग वाला कवर निकल गया था। हालांकि भाई मेरा ना तो ये हिल रहा है, तो वो भाई पीस टू पीस भी डिपेंड करता है। हो सकता है मेरे पास ऐसा पीस आया है जिसके अंदर भाई कमियां नहीं है। सारी चीज़ में गलती नहीं होती भाई, वो कहते हैं ना पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, तो एक आधे चीज़ में गड़बड़ आती है। और भाई कई बार ऐसा होता है कि एक पीस में गड़बड़ आती है और फिर वो बंदा ठीक कराता है, मतलब कंपनी ठीक करके देती है, बार 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 वो प्रॉब्लम उसमें आ ही जाती है। तो प्रॉपर एक पर्टिकुलर उस पीस की हम बात कर सकते हैं कि उसके अंदर दिक्कत आ जाती है। पर ऐसा नहीं है कि उसके कारण हम सारी ही गाड़ी को बदनाम करना स्टार्ट कर दें कि भाई ये तो गाड़ी ही बेकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक चीज़ पे और मैं कहूँगा कि टाटा को फोकस करना चाहिए, वो है इनकी सर्विस। पहले से बेहतर हुई है, इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन जितनी इम्प्रूवमेंट चाहिए महिंद्रा ने थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूव किया, लेकिन वो भी वहीं खड़ा है भाई। मैं क्या कहूँगा दोनों के बारे में। बाकी कंपनी गाड़ियाँ भी तो बिकती है ना भाई, सर्विस सेंटर्स बढ़ाओ, एक सिटी के अंदर मल्टीपल सर्विस सेंटर दो, अलग अलग बंदे को दो, सेम बंदे को मत दो, ठीक है, दूसरे बंदों को मौका दो ताकि वो बंदा अच्छी सर्विस दे पाए। कंपटीशन रहेगा ना भाई, तब जाके हमको सर्विस अच्छी मिलेगी। ये देख लो, एक ही बंदे को बार 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 मिलता रहता है ना, फिर उसको तो मोनोपोली हो जाती है। एक डीलर है या 2 डीलर है, ऐसी बात नहीं है। मेरे दोस्त है, उसके भी मल्टीपल वर्कशॉप्स है, शोरूम है इस शहर के अंदर, पर वो सर्विस अच्छी देता है भाई। कमी आती है ना तो मैं फ़ोन करके बोल देता हूँ भाई ये चीज़ है, बोला नहीं भाई हम देखेंगे। तो या तो आप अपने सर्विस सेंटर्स का सुधार करवाओ, ज़बरदस्ती जा जा के करवाओ भाई, कि जहाँ पे आपको दिक्कत लगती है, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं आ रही है। और आप लोगों को भी मैं यही कहूँगा कि जो एडवाइज़र होता है उसकी बातों में ना आके आप ये कहें। हालांकि देखो यार पता क्या होता है, मैं आपको सच बताऊँ, आप एडवाइज़र को पॉइंट कम दोगे ना तो एडवाइज़र की नौकरी खा जाएंगे, इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे, ये सच्चाई है। एडवाइज़र की नौकरी खाना पसंद करते हैं वो। एडवाइज़र फिर फ़ोन करेगा, सर प्लीज़ मेरे पॉइंट्स थोड़े ठीक कर दो आप, ऐसे ऐसे। तो आप ना डायरेक्ट कंपनी को मेल लिखो। एडवाइज़र अगर आपका सही है तो एडवाइज़र के बारे में सही बताओ, और फिर कंपनी को ही मेल्स करो। मैं आपको ये कहूँगा, जितने भी टाटा गाड़ी ओन करते हैं, किसी भी गाड़ी को आप ओन करते हो, अगर आपको सर्विस अच्छी नहीं मिलती, एक बार आप उनकी मैनेजमेंट को बोलिए। अगर वो नहीं सुनती है, वो उसका आपका समाधान नहीं करती है, फिर मैं ये कहूँगा कि आप डायरेक्ट कंपनी को मेल्स कीजिए और कंपनी से ही जवाब मांगिए। कंपनी भी क्या करती है, कहती है ये रिप्रेजेंटेटिव आप इनसे बात कर लो। तो वही बात आ जाती है ना यार, मैं कहाँ कहाँ तक बताऊँ। पर कोशिश करनी पड़ेगी भाई, हमें ही करनी पड़ेगी। हम ही हैं जो भाई कोशिश कर करके जागरूकता ला सकते हैं इस चीज़ के अंदर, तभी ये कंपनियां थोड़ा सा सुधर पाएंगी। बाकी मुझे तो ओवरऑल भाई टाटा सियरा बहुत अच्छी लगी, मज़ा आया मुझे इसको चलाने में। ग्लिचेस मेरे पास नहीं आए भाई, जो मैंने बताया कि एक अपना वेंटिलेटेड सीट का ही आया था, मेमोरी सीट फंक्शन भी आपको इसके अंदर मिलता है। तो फीचर्स की तो भरमार करी है भाई टाटा ने, फीचर्स देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और आजकल के लोग भाई फीचर्स लेना ही पसंद करते हैं, इसलिए कंपनियाँ फीचर दे रही हैं भाई, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि फीचर्स के साथ साथ बेहतर इंजन्स भी देने चाहिए कंपनी को, ठीक है। जो टाटा आपको 3 ऑप्शन दे रहा है वो इसीलिए दे रहा है कि आपको फीचर्स के साथ साथ बेहतर चलाने का मज़ा भी है। बाकी आप बताना आपको वीडियो कैसा लगा और हमारी ये टाटा सियरा कैसी लगी। आगे भी भविष्य में हम और गाड़ियों को ऐसे ऐसे टेस्ट करते रहेंगे। एंड दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन। कोई यूँ कहे कि टाटा ने गाड़ी दी है, टाटा आपसे सिर्फ बड़ाई बड़ाई कराएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई।
कंपनीज गाड़ियां भेजती हैं वो इसीलिए, मीडिया कार्स या कंपनी से हमारे पास जो गाड़ियां आती है जब हम बुलाते हैं, वो इसीलिए भाई टेस्ट करके आपको बताने के लिए। प्रॉपर पेड प्रमोशन होगा ना भाई, वो अलग चीज़ होती है। जैसे हम कोई इंटीग्रेशन करते हैं, कोई वीडियो डालते हैं, तब हम मेंशन करते हैं इंक्लूड्स पेड प्रमोशन उस चीज़ के ऊपर। तो कार के रिव्यू के अकॉर्डिंग तो भाई देखो, मैंने तो आज तक कोई पेड रिव्यू किया ही नहीं है। भविष्य में भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं पेड रिव्यू नहीं करूंगा, ठीक है ना। आज तक नहीं करता, आगे क्या करेंगे भाई, आप लोगों के लिए चैनल है भाई। आपको ही अगर हम गलत सलाह देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, क्या नहीं। बाकी मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाकी एक चीज़ और है, जब भी आप अपनी गाड़ी खरीदते हैं, कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, एक बार पीडीआई ज़रूर करवाएं, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। वैसे तो कंपनीज करके देती हैं, एजेंसी वाले अपना करके देते हैं, लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप या तो मेरी वीडियो देख लें पीडीआई वाली, अगर आपने नहीं देखी है, आप चाहते हैं लेटेस्ट उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो वो मैं आपको बना के दे दूंगा। या तो आप खुद से जाके वो सारी चीज़ें चेक करना, वो खुद से नहीं कर पाते तो किसी थर्ड पार्टी को आप हायर कर सकते हो, उनसे आप अपनी गाड़ी की पीडीआई करवा सकते हो। अगर एजेंसी वाला मना करता है तो यह आपका हक बनता है कि आप अपनी गाड़ी की पीडीआई करवाएं, वो मना नहीं कर सकता। ये आपका हक है पीडीआई करवाना। कई एजेंसी वाले मना करते हैं, जी हम नहीं करवाएंगे पीडीआई, तो आप कैंसिल कर दो बुकिंग, वहाँ से गाड़ी मत लो। और पीडीआई जब करो भाई, जब पूरी पेमेंट ना हुई हो, पूरी पेमेंट होने से पहले की करनी है आपने पीडीआई। पूरी पेमेंट होने के बाद तो फिर डीलर राजा हो जाता है भाई, ठीक है ना। तो ये बात है। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।